सुप्रभात जैन साथियों। हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे लोकल गवर्नमेंट स्थानीय स्वशासन, और स्थानीय स्वशासन पर हमारा एक लेक्चर पूरा कंप्लीट हो गया है। आज अपन देखेंगे मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन का विकास कैसे हुआ। हमने किसके परिप्रेक्ष्य में देखा था अभी तक? हमने देखा था भारत के संदर्भ में देखा था, और भारत के संदर्भ में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहली जो शुरुआत होती है इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जब पढ़ते हैं अपन, तो ऋग्वेद में हमें क्या मिलता है, इसका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के बारे में थोड़े बाद अपन पढ़ते हैं तो चोल साम्राज्य में भी कहीं ना कहीं इसका मेंशन रहता है। फिर हम पढ़ते हैं विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के बाद में एक आपने सुना होगा लॉर्ड रिपन के बारे में। तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित लॉर्ड रिपन एक प्रस्ताव पारित करते हैं जिसे कहा जाता है पंचायती राज व्यवस्था का मैग्ना कार्टा। ठीक है, सभी ध्यान से सुनेंगे। मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और 1882 में ये प्रस्ताव पास किया जाता है। इसलिए लॉर्ड रिपन को पंचायती राज व्यवस्था का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से फिर बाद में जाके आपने देखा होगा कि 1919 के एक्ट में भी हमें प्रावधान मिलते हैं कहीं ना कहीं, और इसका और विस्तार कर दिया जाता है 1935 के एक्ट में। और 1919 के एक्ट में दो विषय आप पढ़ते हैं, यानी कि द्वैध शासन स्थापित किया जाता है, जिसमें आपके एक तो हस्तांतरित विषय और एक होते हैं आरक्षित विषय। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था को किस में रखा जाता है? हस्तांतरित विषय में रखा जाता है। और पंचायती राज व्यवस्था का और विकास यानी कि और विस्तार कर दिया जाता है 1935 के एक्ट में। फिर फाइनली हम आज़ादी के बाद में बहुत सारी डिबेट होती है, तो आर्टिकल 40 में किसको रख देते हैं अपन? पंचायती राज व्यवस्था को रख देते हैं। जिसके पक्ष की हम बात करते दादा भाई नौरोजी, और जिनके घोर समर्थक की हम बात करते कौन रहते हैं? महात्मा गांधी। और घोर विरोध की हम बात करते हैं वो कौन रहते हैं? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। इस तरह से कुछ आज़ादी तक हमने कहानी पढ़ी थी। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू भी प्रयास करते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था सुव्यवस्थित तरीके से क्या है, संचालित हो। इसके लिए 2 प्रोग्राम भी लेकर आते हैं, लेकिन उनमें उनको सफलता नहीं मिलती है। फिर इन प्रोग्रामों में क्या कमी रह गई थी, उनके लिए एक समिति का गठन किया जाता है जो काफ़ी फेमस है, आप लोगों ने भी सुना होगा, बलवंत राय मेहता समिति। उन खामियों को देखने के लिए कि क्या क्या कमी रह गई थी, इसके लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन होता है 1957 में। फिर इसके बाद में ये 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था गठन की बात करते हैं। फिर इसमें कुछ और कमी रह जाती है, तो फिर अशोक मेहता समिति आती है, वो 77 में आती है, वो 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात करती है। फिर जेबी की राव आती है 1985 में आती है, वो आपकी 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात करती है। जेबी के राव के बाद में एल.एम. सिंह भी आती है, वो आपकी 3 स्तरीय की बात करती है, और पहली समिति रहती है जो संवैधानिक दर्जा देने की बात करती है। ठीक है, और एल.एम. सिंह भी समिति आपकी किसकी बात करती है कि दलगत आपकी क्या नहीं होना चाहिए, पंचायती राज व्यवस्था नहीं होना चाहिए। जबकि अशोक मेहता समिति क्या कहती है कि दलगत आपकी क्या होना चाहिए, पंचायती राज व्यवस्था होना चाहिए। लास्ट में फाइनली कौन सी समिति आ जाती है? पी.के. थुंगन। जो पी.के. थुंगन समिति आती है वो 1988 में आती है, और इसी समिति के सिफारिश के बाद में उस समय पर 1988 में प्रधानमंत्री कौन आ जाते हैं आपके? राजीव गांधी। वो प्रयास करते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिल जाए, लेकिन होता क्या है कि 64 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाता है, लोकसभा से तो ये पास हो जाता है, लेकिन ये कहाँ से नहीं हो पाता है? राज्यसभा से पास नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ पर उनको पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। इसके बाद में सरकार बन जाती कौन की? पी.वी. नरसिम्हा राव की। तो पी.वी. नरसिम्हा राव फिर इसके लिए 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 करते हैं, और 74 को इसके लिए करते हैं नगर पालिकाओं के लिए। इस तरह से संवैधानिक दर्जा मिल जाता है आपकी पंचायती राज व्यवस्थाओं को। और अपन आर्टिकल की हम बात करते हैं तो 243 से लेकर 243 ओ तक रखते हैं पंचायती राज ग्राम पंचायतों को, और जबकि 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक की हम बात करते हैं, इसमें पढ़ते हैं नगर पालिकाओं को। पंचायती राज व्यवस्था को भाग 9 में रखा था हमने जब संवैधानिक दर्जा दे दिया तो, और नगर पालिका को रखा आपने भाग 9A में। ठीक है, इसी प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था में हमने देखा था कि सब्जेक्टों की बात करते हैं 29 सब्जेक्ट रहते हैं। इसी प्रकार से नगर पालिकाओं की बात करते हैं तो 18 सब्जेक्ट रहते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में अपन जो ग्राम पंचायत वाला देखते हैं उसमें भी कार्यकाल 5 साल था। इधर हम नगर पालिकाओं की बात करते हैं उसमें भी कार्यकाल आपका
5 साल था। दोनों का टेन्योर कैसा था आपका? समान था। इधर हम ग्राम पंचायतों की बात करते हैं, उसमें भी महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण था, नगर पालिकाओं में भी कितना था? 1/3 आरक्षण था। इधर हम देख लें कि न्यूनतम एज अगर इलेक्शन लड़ने की बात करते हैं तो 21 थी, और नगर पालिकाओं में भी कितनी थी आपकी? 21 थी। लगभग हमने सिमिलर सभी चीज रहती है, बस थोड़ा बहुत क्या है अपने अंतर देखा था। तो ये हमने देखा था लास्ट क्लास में। ये तो मैंने आपको पूरा भारत के परिप्रेक्ष्य में बताया था कि संवैधानिक दर्जा तक की क्या कहानी रहती है पंचायती राज व्यवस्था की। अब अपन इंडिविजुअल यानी कि पर्टिकुलर किसके बारे में देखेंगे? एमपी के बारे में, कि एमपी में पंचायती राज व्यवस्था का विकास कैसे हुआ है, इतिहास से लेकर आज तक हम पूरा देखेंगे। ठीक है, तो आर यू रेडी? चलिए फिर। पीडीएफ तो मिल रहा है ना आप लोगों को प्रॉपर, है ना? तो समय रहते हुए उस टास्क को कंप्लीट करते चलेंगे आप लोग, है ना? चलिए फिर, है ना? आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का विकास। ठीक है, अब सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है। तो हम बात करते हैं ब्रिटिश काल के दौरान की बात करते हैं। ब्रिटिश काल हमारे यहाँ पर आपने देखा हो कि अंग्रेजों ने कितने साल राज किया था हमारे यहाँ? लगभग 200 साल हमारे यहाँ पर राज किया था। सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत को, लेकिन इसको अंदर अंदर से क्या कर दिया उन लोगों ने? खोखला कर दिया था। यस या नो? जितना सोना था पूरा लूट के ले गए थे। इससे पहले तो जो मुगल थे वो भी लूट के ले गए थे, रहा बचा वो कौन ले गए थे? ब्रिटिश से ले गए थे, है ना? तो ब्रिटिश के काल में अपन देखेंगे कि मध्य प्रदेश में क्या पहल होती है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर, कब की बात कर रहे हैं? 1864। थोड़ा सा घटनाओं को लिंक करना। 1882 में बात करता है कौन? लॉर्ड रिपन। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 1864 की, यानी कि रिपन से पहले की बात कर रहे हैं, है ना? तो इसमें मध्य प्रांत की राजधानी कौन सी रहती है? नागपुर में। तो सबसे पहले 1864 में नगर पालिका परिषद की स्थापना की जाती है। कहां पर? नागपुर में। और जो नागपुर रहती है वो किसकी राजधानी रहती है? मध्य प्रांत की। अब थोड़ा सा मैं इसको डायग्राम से समझाऊंगा, जब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक तो आप लोग मध्य प्रांत पढ़ते हैं, सेंट्रल प्रोविंस बरार पढ़ते हैं जिसका नाम, एक आप लोग मध्य भारत पढ़ते हैं, एक विंध्य प्रदेश पढ़ते हैं, और एक भोपाल पढ़ते हैं। तो ये 4 प्रेसिडेंसियां रहती हैं आपकी मध्य प्रदेश की स्वतंत्रता से बाद में, स्वतंत्रता के बाद में, है ना? स्वतंत्रता के बाद में 4 प्रेसिडेंसियां रहती हैं, मध्य प्रांत, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल। इसके बाद में 1956 के बाद में मध्य प्रदेश का क्या हो जाता है? भाषाई आधार पर गठन हो जाता है, और 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ क्या हो जाता है आपका? अलग हो जाता है। तो थोड़ा सा समझेंगे, इसके बाद में मैं डायग्राम से आपको समझाऊंगा। तो पहला पॉइंट आप ये याद रखना कि 1864 में मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित पहली बार पहल की गई थी। तो नागपुर की हम बात करें, नागपुर उस टाइम पर राजधानी किसकी थी? मध्य प्रदेश की। ठीक है, अब आ जाते हैं कौन भाई साहब? रिपन। मैंने कहा ना, रिपन के प्रस्ताव के तहत स्वशासन अधिनियम 1883 पारित हुआ। इसके अंतर्गत प्रत्येक प्रांत में ग्रामीण व नगरीय स्वशासन का विकास किया गया था। इसलिए कब की घटना पड़ रही है अपन यहाँ पर? 1883 की। जबकि लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्वशासन प्रस्ताव क्या कर दिया? पारित कर दिया था। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? पंचायती राज व्यवस्था का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब यहाँ पर हम बात करें 1883 की, यानी कि उसने प्रस्ताव पास कर दिया उससे 1 साल बाद की। तो सभी प्रांतों में अब क्या हो जाएगा? स्थानीय स्वशासन का गठन हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रांत एवं बरार ग्रामीण पंचायत अधिनियम 1920 में महाकौशल क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था क्या की गई थी? स्थापित की गई थी। अब समझ में आएगा अभी आपको नेक्स्ट डायग्राम में कि महाकौशल कौन सा क्षेत्र को कहा जाता है। फिर वर्ष 1920 में होलकर स्टेट तो सुना होगा आप लोगों ने, है ना? कौन है यहाँ का प्रमुख?
अहिल्याबाई होलकर नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, है ना। तो वहाँ की हम बात कर रहे हैं। 1926 में देवास, धार, नरसिंहगढ़ एवं ग्वालियर आदि ने भी पंचायती कानून लागू किया। तो थोड़ा सा इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना अपन को, लेकिन हमें इससे एक समझने की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पूरी क्लियर समझ में आएगी कि आगे कैसे कैसे विकास हुआ, है ना। हम डायरेक्ट स्वतंत्रता की बात पढ़ेंगे तो ये चीज़ हमें समझ में नहीं आती। जो मैं आपको बता रहा था ना, ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। दिखाई दे रहा पीछे सभी को? अब देखो, मैं कह रहा था आपसे कि स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश का ये मैप रहता है। हम आजाद हो जाते हैं 1947 को, लेकिन जो अभी अपन पढ़ रहे हैं ना 28 स्टेट, ऐसे स्टेट नहीं बने हुए थे पहले। एक ही राज्य पता नहीं कितने प्रेसिडेंसियों में बटा हुआ था। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर 552 रियासतें पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, है ना। आज़ादी के बाद में फिर इनको कैसे इकट्ठा किया था ये आपने इतिहास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। लेकिन अपन मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश 1956 से पहले यानी कि आज़ादी के बाद आपके कितने प्रेसिडेंसियों में बटा हुआ था? 4 प्रेसिडेंसियों में। देखो सबसे पहले अपन जो बात कर रहे थे, ये दिख रहा आपको, है ना। इस तरह से ये मैप बना हुआ था अपना, ठीक है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, पार्ट ए बी और मध्य प्रांत बोलते हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट बी जिसे किस नाम से जानते हैं, मध्य भारत के नाम से। तीसरा पार्ट सी जिसे किस नाम से जानते हैं, विंध्य प्रदेश से। और चौथा पार्ट कौन सा था आपका, भोपाल था। जब हम बात करते हैं जो छत्तीसगढ़ है ना, वो ऐसे अलग हो जाता है मध्य प्रदेश। 2000 में जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था ना, मैप यही रहता है, ये क्या है आपका छत्तीसगढ़ वाला पार्ट है। जब 2000 में छत्तीसगढ़ अलग होता है ना, ये वाला पार्ट ही क्या हो जाता है, मध्य प्रदेश से अलग हो जाता है। तो हमने चारों क्षेत्रों की बात की थी। अब अपन पढ़ेंगे इनको एक एक से। अब थोड़ा सा एक बार इनको नजर मार लीजिएगा अच्छे से। मध्य प्रांत कहाँ है, सेंट्रल प्रोविंस बरार सेंट्रल में है, केंद्र में ये वाला पूरा मध्य प्रांत। मध्य भारत थोड़ा सा नॉर्थ और वेस्ट में है, फिर ये आपका नॉर्थ में है, और ये आपका भोपाल तो कहाँ पर है, सेंट्रल में। तो मध्य प्रदेश स्वतंत्रता से 1956 तक कितने प्रेसिडेंसियों में बटा हुआ था, 4। मध्य प्रांत, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल, ठीक है। अब इसमें चारों प्रेसिडेंसियों में कब कब और कैसे कैसे आपकी पंचायती राज व्यवस्था का गठन होता है 1947 के बाद। होता क्या है, जब तक 1993 का एक्ट यानी कि संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था पंचायती राज व्यवस्था को, तब तक सभी स्टेट अपने स्तर से अलग अलग ढंग से क्या कर रहे थे, पंचायती राज का गठन कर रहे थे। क्यों कर रहे थे ऐसा मुझे बताओ आप लोग। वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमारे संविधान में इतना लिखा हुआ है आर्टिकल 40 में कि पंचायती राज्यों का गठन कौन करेगा, राज्य करेगा। और इसके अलावा और कोई प्रावधान ऐसा नहीं लिखा हुआ था। तो सभी स्टेटों ने अपने स्तर से क्या कर रहे थे, इसकी पहल कर रहे थे, ठीक है। तो मध्य प्रदेश भी उनमें से एक स्टेट रहता है ना। अब देखो स्वतंत्रता के पश्चात हम बात करते हैं। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1946 पारित हुआ। कब की बात कर रहे हैं अब हम यहाँ पर, यानी कि 47 के बाद की बात करते हैं। तो अधिनियम कौन सा पास हुआ आपका, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1946 पारित हुआ, जिसे वर्ष 1947 में क्या किया गया था, लागू किया गया था। 1948 में द्वारका प्रसाद मिश्र ने जनपद योजना की सिफारिश की तथा यह योजना 1 जुलाई 1948 को क्या हो गई थी, लागू। अब ये द्वारका प्रसाद मिश्र कौन है, आप अच्छी तरीके से जानते हो। ये मध्य प्रदेश के चौथे सीएम रहे हैं। कौन रहते हैं ये, मध्य प्रदेश के चौथे सीएम द्वारका प्रसाद मिश्र। बताओ प्रथम सीएम कौन है, पंडित रविशंकर शुक्ल। और प्रथम महिला सीएम कौन है मध्य प्रदेश की, उमा भारती। और पहली गवर्नर कौन बनती महिला, आनंदीबेन पटेल। पक्का। सरला ग्रेवाल कौन बनती है, बताओ।
सरला ग्रेवाल कौन रहती हैं फिर? ठीक है, मध्य प्रदेश की कौन रहती हैं? आनंदीबेन पटेल, है ना। और प्रथम जो राज्यपाल पुरुष की बात करते हैं तो कौन रहते हैं? पट्टाभी सीतारमैया। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कौन की? द्वारका प्रसाद मिश्र की। इतना याद रखना, ये मध्य प्रदेश के कौन रहते हैं? सीएम रहते हैं। कितने नंबर के रहते हैं ये? बस इतना, है ना। अब अपन चलेंगे यहाँ पर, जो मैंने आपको 47 के बाद मध्य प्रदेश का मैप बताया था, उसमें 4 प्रेसिडेंसियां पड़ी थी, उसमें से एक प्रेसिडेंसी कौन सी है? मध्य भारत। यहाँ पर कैसे शुरुआत होती है पंचायती राज व्यवस्था की? देखो, 1949 में मध्य भारत पंचायत अधिनियम अधिनियमित किया गया। अधिनियम क्या किया गया था? अधिनियम किया गया था, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली का क्या किया गया था? प्रावधान के जो पंचायती राज व्यवस्था में वो कैसा स्तर होगा? 3 स्तरीय होगा। समझ रहे हैं? कौन कौन सा? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर केंद्र पंचायत, जिला स्तर पर मंडल पंचायत। सिंपल सा, है ना। ग्राम पंचायत में वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, गुप्त मतदान की चुनाव व्यवस्था की गई थी। मतलब त्रिस्तरीय तो बता दिया, लेकिन इलेक्शन कैसे होगा? वयस्क मताधिकार और गुप्त मतदान। वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है? आपने आर्टिकल 325 पढ़ा होगा। वैसे तो आप लोगों ने पूरा पढ़ा था, 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक क्या पढ़ते हैं अपन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। आर्टिकल 325 में स्पष्ट लिखा हुआ है, किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, वंश, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर उससे भेदभाव नहीं कर सकते। अगर उसकी उम्र 18 साल की है तो वो क्या डाल सकता है? वोट डाल सकता है। किसी प्रकार से उस व्यक्ति से भेदभाव किए बिना वो क्या करेगा? वोट में, सॉरी, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही है। और गुप्त मतदान का मतलब? गुप्त मतदान का मतलब सिंपल सा ये होता है कि जब कैंडिडेट वोट डालने जाता है किसी प्रतिनिधि को, तो इसका पता किसी को भी नहीं चलता, स्वयं खुद को पता चलता है कि मैंने वोट किसको दिया है। समझ रहे हैं ना? अब गुप्त मतदान, जैसे आप लोग सरपंच का चुनाव डालने जाते हो, क्या वहां पर कोई प्रतिनिधि बैठा रहता है कि आपको देखता रहे कि भाई आपने वोट किस में डाला है? नहीं रहता है ना। आपने देखा होगा विधायक का हम वोट डालने जाते हैं, वो भी कैसे होता है? गुप्त मतदान होता है। लेकिन मैं यहाँ पर किसी भी बिल को लेकर आपसे सुझाव मांगूं कि भाई साहब आप इस पर सहमति जताते हो या नहीं जताते हो, तो आधे से लोग बोलेंगे यस और आधे से बोलेंगे नो। अब ये किस प्रकार का मतदान है? खुला मतदान। एक दूसरे के चेहरे देख के बता दोगे आप लोग कि ये भाई साहब ने यस बोला है, इसने नो बोला है। अब समझ में आया, है ना? खुला मतदान, जैसे मैं आपसे यहाँ पर किसी भी मतलब पक्ष में आपसे राय लूं, तो आप बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नो और बहुत सारे लोग बोलेंगे यस। तो यहाँ पर सभी को पता चल जाए किसने सहमति दी है और किसने नहीं दी है। तो इलेक्शन कैसा होगा? वयस्क मतदार और मताधिकार और गुप्त मतदान। इसमें केंद्र पंचायत तथा मंडल पंचायत, देखो केंद्र पंचायत और किसकी बात कर रहे हैं? मंडल पंचायत। मतलब ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर पंचायत के सदस्यों का जो चुनाव है वो कैसे होना चाहिए? अप्रत्यक्ष होना चाहिए, ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो इतना आपको किस में याद रखना है? मध्य भारत में। पहला कंप्लीट हुआ, पहली प्रेसिडेंसिया। दूसरा महाकौशल पार्ट ए, जैसे कि सीपी बरार, सेंट्रल प्रोविंस बरार पंचायत अधिनियम 1946 लागू किया गया। इसमें आदिवासी जातियों के लिए अलग से पंचायत की क्या की गई थी? व्यवस्था। उसमें 3 स्तरीय पंचायती व्यवस्था की जाती है। यहाँ पर कितने की बात कर रहे हैं? 4। ग्राम स्तर पर कौन सी? ग्राम पंचायत। ब्लॉक स्तर पर जनपद सभा। न्याय हेतु मतलब न्याय के लिए क्या होना चाहिए? न्याय हेतु एक न्याय पंचायत होगी। और आदिवासी को लिए जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना, आदिवासी जातियों के लिए अलग से पंचायत की व्यवस्था की गई थी, वही दिया हुआ है आदिम जाति पंचायत की व्यवस्था। तो यानी कि यहाँ पर कितने तरह की बात कर रहे हैं? 4। इससे पहले हमने कितने की थी? 3। तो 4 की बात किस में की जा रही है? और अधिनियम कौन सा लागू किया गया था? सीपी बरार पंचायत अधिनियम 1946। होता क्या है एक्चुअली में, अपन भारत के संदर्भ में कई बार पढ़ते रहते हैं, है ना।
पढ़ते रहते हैं, जैसे मैं बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति है ना, कब पंचायती राज व्यवस्था को स्टेटस मिला, ये सारी चीज़ें पढ़ते रहते हैं। एमपी के बारे में इतना डिटेल्स हम नहीं पढ़ते हैं, और जबकि ये हमारे किस में दिया हुआ है, सिलेबस में। अब हमारा जो सिलेबस चेंज किया गया था ना, इसमें इसको और क्या कर दिया, विस्तार कर दिया। पहले हमें पब्लिक एड के बारे में पढ़ना पड़ता, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन है ना, अब इसकी जगह इसको और विस्तार कर दिया, इसलिए आपको डीप पढ़ना पड़ेगा एमपी के बारे में, है ना। नहीं, पंचायती स्तर पर है ना, जो पंचायती स्तर पर अपन जो न्याय पंचायत होती है ना, पंचायती हाँ, तो वो ग्राम पंचायत के अंतर्गत ही है, अलग से मतलब वो बना दिया जाएगा एक प्रकार से न्याय के लिए। छोटे स्तर पर जो थोड़े बहुत पैसे या फिर जमीनी विवाद रहते हैं ना, इस टाइप के न्याय की बात की जाती है, ठीक है। अब अपन तीसरी जो प्रेसिडेंट की बात, दूसरी या तीसरे है ना, तो कौन सा है, भोपाल। 1952 में भोपाल पंचायत अधिनियम बना। कब की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, 1952 की, जो 15 अगस्त 1953 को क्या हो गया था, लागू हो गया था। अब यहाँ की क्या स्थिति थी कि प्रत्येक पटवारी हलके पर एक ग्राम पंचायत गठित की गई है। मैंने कहा ना, सभी स्टेट अपने स्तर से काम कर रहे हैं, एक जैसा कोई भी काम नहीं करेगा। उस समय पर ध्यान रखना, ये जो प्रेसिडेंसी थी ना, स्टेट की तरह काम करती थी। किसकी भांति काम करती थी, स्टेट की। यहाँ के प्रमुख हुआ करते थे राजा महाराजा, वो अपने अनुसार काम करते थे, है ना। जैसे एमपी अलग काम कर रहा है, राजस्थान अलग कर रहा है, गुजरात अलग कर रहा है, उसी प्रकार से एमपी में भी 4 प्रेसिडेंसियाँ वो अलग अलग स्टेट की भांति क्या करते थे, काम करते थे। तो सभी जगह अलग अलग व्यवस्था बनाई जा रही है, क्योंकि उस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई डिटेल से अध्ययन नहीं किया गया था, है ना। इस दौरान लगभग 572 पंचायत कार्यशील थी, क्योंकि प्रत्येक पटवारी हलके पर ग्राम पंचायत गठित की गई है। अब पटवारी हलके का मतलब समझते हो, बताओ कौन बताएगा, पटवारी हलके का मतलब बताओ, कौन बताएगा। कैसे, वही तो मैं बोल रहा। ठीक है भैया ना, आपने देखा होगा एक तहसील में कई सारे पटवारी रहते हैं, यस या नो, तो वो हल्का नंबर से ही बटे रहते हैं कि इतने सारी भूमि पर एक कौन होगा, पटवारी हो। तो एक हल्का पर एक पंचायती राज के गठन की बात की जाती है, सिंपल सा इतना याद रखना। तो भोपाल स्टेट में कितनी पंचायत की बात की जाती है, यहाँ पर 572, मतलब एक हल्का पर कितनी पंचायत की बात की जाती है, एक की, है ना, तो 572। इसी प्रकार से तीसरा पढ़ते हैं अपन, विंध्य प्रदेश। विंध्य क्षेत्र में ग्राम पंचायत अधिनियम 1949 को 1951 में क्या किया गया था, लागू किया गया था। अब देखो विंध्य प्रदेश की हालत, कि विंध्य क्षेत्र में पंचायतों के अन्य नाम भी प्रचलित थे, जैसे कि पंच सभा, प्रजामंडल और टप्पा सभा। तो इससे आपके ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। अब अपन पढ़ेंगे, स्वतंत्रता की बात तो हो गया है, मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश में अब देखेंगे अपन 1956 के बाद। कब की बात करेंगे अपन यहाँ पर, 1956 के बाद। अभी हमने 2 ही पॉइंट समझे हैं, एक तो कौन से समझे हैं, स्वतंत्रता से पहले मध्य प्रदेश में क्या स्थिति रही थी। एक दूसरा पॉइंट हमने देखा था कि मध्य प्रदेश 1947 से लेकर 1956 तक कितनी प्रेसिडेंसियों में बटा हुआ था, 4 प्रेसिडेंसियों में, मध्य प्रांत, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल। इस समय पर यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था की क्या स्थिति रही थी वो देखी हमने। अब देखेंगे जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हो गया, मध्य प्रदेश राज्य बना दिया गया है 1956 में भाषाई आधार पर, इस समय से फिर अब देखेंगे कैसे कैसे पंचायती राज व्यवस्था का गठन होता है। अब जब 1956 के बाद अपन पढ़ेंगे यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, तो जैसे आपके भारत के संदर्भ में कितनी समितियां आई थी, लगभग 5 समिति आई थी, है ना। तो ऐसे ही अब क्या आएंगे, समितियां और आपके अधिनियम आते चले जाएंगे। जैसे कि आपकी वहां पर बलवंत राय मेहता समिति आई थी, इसी प्रकार से यहाँ पर उसी के पैरेलल
कौन सी आती है? काशी प्रसाद पांडे समिति 1957। 1957 यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बलवंत राय मेहता समिति कब आती है आपकी? 1957 में आती है। उसी के समकक्ष मध्य प्रदेश भी प्रयास करता है पंचायती राज व्यवस्था को और सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा 56 से पहले तो चारों प्रेसिडेंसियों के अलग अलग प्रावधान थे, अलग अलग कानून बने हुए थे, यस या नो? अब तो पूरा मध्य प्रदेश एक हो गया, मध्य प्रदेश का एक सीएम हो गया, एक राज्यपाल हो गया है ना? कोई राजा रजवाड़े नहीं रहा था। अब इसके लिए तो एक कानून बनाना होगा पूरे मध्य प्रदेश के लिए। पहले तो 4 कानून बने हुए थे। अब इसके लिए पहला जो प्रयास करते हैं वो कौन सी समिति आती है? काशी प्रसाद पांडे समिति। अब इसके बाद में दूसरा फिर इसी अधिनियम इसी समिति में सुधार किया जाता है, तो अधिनियम लेके आते हैं मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962। लेकिन ये अधिनियम पास नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि 1962 में भारत और चीन के बीच में क्या हो जाता है? युद्ध हो जाता है। इस कारण से ये ज्यादा सफल नहीं होता। फिर इसी में संशोधन करके कौन सा अधिनियम लेके आते हैं? मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1981। फिर इससे काम नहीं चलता है, फिर और सुधार होता है मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1990। इससे भी काम नहीं चलता है। फिर मध्य प्रदेश में भी भारत में जो 1993 में एक्ट पारित किया गया था, मतलब संविधान में एक दर्जा दिया गया था ना, तो उसमें एक बात लिखी गई थी। क्या लिखी गई थी? कि प्रत्येक राज्य एक साल के अंतर्गत अपनी विधानसभा से इस प्रस्ताव को पास करवाकर अपने यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था का सृजन करेंगे। समझ में आया इसका मतलब? एक और बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित संवैधानिक प्रावधान के लिए क्या किया गया था? 73वां संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है। अब उसमें यह प्रावधान कर दिया, लिख दिया गया कि प्रत्येक राज्य एक साल के अंतर्गत अपनी विधानसभा में प्रस्ताव पारित करवाकर अपने यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था का क्या करेगा? गठन करेगा। ऐसा इसलिए लिखा गया था क्योंकि ये संविधान में दर्जा देने से पहले सभी राज्य अपने अपने स्तर से क्या कर रहे थे? पंचायती राज व्यवस्था का गठन कर रहे थे। जब ये अधिनियम पारित हो गया था, मतलब संविधान को में दर्जा मिल गया था, तो अब सभी राज्यों में क्या हो जाएंगे? समान पंचायती राज व्यवस्था का गठन हो जाएगा। देखो आप 1993 से पहले मध्य प्रदेश भी कितने प्रयास करता है ना? लेकिन जब से संवैधानिक दर्जा मिलता है तो सभी राज्यों में आप देखोगे समान आपकी पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया, ठीक है। तो 1990 असफल रहते हैं, तो 93 में एक्ट बन जाता है। फिर इसके बाद में जब 93 में जब एक्ट बन जाता है ना, उसके बाद में समय समय पर क्या होता रहता है? इसमें संशोधन होता रहता है। तो एक संशोधन पढ़ेंगे अपन, कौन सा डिटेल्स में? पंचायती राज अधिनियम संशोधन कौन सा रहता है? 2001 का। ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ रहा है बापन, है ना। तो सबसे पहली जो समिति पढ़ेंगे वो कौन सी पढ़ेंगे हम? काशी प्रसाद पांडे समिति। अब देखो दोनों घटनाओं को लिंक करना, एक बलवंत राय मेहता समिति की और इसको भी अपन लिंक करेंगे, है ना। समझो, मध्य प्रदेश में पुनर्गठन के बाद पंचायती राज व्यवस्था का विकास बढ़ रहा है। अभी तक हमने देखा था स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता से 1956 तक। अब देखो पहली समिति रहती है वो कौन सी रहती है? काशी प्रसाद पांडे समिति, ठीक है। मध्य प्रदेश की स्थापना के पश्चात केंद्र सरकार के अनुरूप समझते चलना थोड़ा सा, है ना। मध्य प्रदेश में भी काशी प्रसाद पांडे की अध्यक्षता में 29 जुलाई 1957 में 15 सदस्यीय सुधार समिति का क्या किया गया था? गठन किया गया। अब मैं थोड़ा सा रिकॉल कराऊंगा आपको, ये समिति कब गठन हो रही है आपकी? 29 जुलाई 1957 को। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब होता है? जनवरी 1957। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, 6 महीने बाद मध्य प्रदेश ने भी एक समिति का क्या किया था? गठन किया गया था। अब हम बात करते हैं कि ये समिति ना सितंबर 1958 को क्या देती है? अपनी रिपोर्ट देती है। जबकि बलवंत राय मेहता समिति आपने पढ़ा होगा नवंबर 1957 को रिपोर्ट देती है। और ये कब देती है? सितंबर 1958 को। इस रिपोर्ट में बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं को क्या किया गया था? शामिल किया गया था। क्योंकि बलवंत राय मेहता ने पहले क्या दे दी थी? अपनी रिपोर्ट दे दी थी और उसमें उसने स्त्री पंचायती राज व्यवस्था के गठन की क्या की थी? बात की गई थी। और
काशी प्रसाद पांडे जो समिति है उन्होंने क्या किया था, बलवंत राय मेहता समिति का ही अनुसरण किया था। उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी। तो इसी प्रकार से काशी प्रसाद पांडे समिति ने भी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के गठन की क्या की थी, मध्य प्रदेश में बात की थी। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं को क्या किया गया था, शामिल किया गया था। जैसे त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की जाएगी, जैसे कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद होगी। सेम बात किसने की थी यहाँ पर, बलवंत राय मेहता समिति ने। तो पहली समिति तो मुझे लगता है बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये किससे लिंक करके पढ़ रहे हो आप लोग, बलवंत राय मेहता समिति से। ठीक है अनुरुद्ध, चलिए भाई अब देख लेते हैं दूसरा स्टेज क्या रहता है आपका मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962। अब देखो होता क्या है कि पहले जो समिति आती है वो कौन सी आती है, काशी प्रसाद पांडे समिति आती है। लेकिन समिति आने से तो काम चलेगा नहीं। मैंने कहा ना आपको क्या करना पड़ेगा, अगर किसी भी बिल को पास करना है उसके लिए अधिनियम बनाना पड़ेगा, देन उसके बाद में क्या होगा, वो लागू होगा। समिति से तो काम चलेगा नहीं कि समिति ने सिफारिश कर दी, अपनी रिपोर्ट दे दी और काम चल जाएगा। समिति ने सिफारिश तो कर दी, लेकिन इसके लिए क्या बनाना होगा, वो कानून बनाना होगा। क्या बनाना होगा, कानून। जैसे कि हम बात करते हैं कि महिलाओं से संबंधित आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, एक समिति का गठन करेंगे और वो समिति क्या करेगी, सिफारिश करेगी। और समिति में एक्सपर्ट होंगे महिलाओं से संबंधित, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की हो, अध्ययन किया हो, व्यवहारिक नॉलेज रखते हो, वो इससे संबंधित क्या करेंगे, आपको जानकारी देंगे। फिर उन जानकारियों को लेकर विचार किया जाएगा कि वास्तव में ये जानकारी ठीक है। फिर क्या बनाया जाएगा, अधिनियम बनाया जाएगा, कानून। और जब अधिनियम या कानून बन जाता है तो फिर जाके वो पूरे मध्य प्रदेश में क्या होगा, लागू होगा। और सिंपल सा मेरे कहने का मतलब ये है, काशी प्रसाद पांडे समिति ने रिपोर्ट दी और इसके बाद में फिर मध्य प्रदेश में इसके लिए अधिनियम बनाया गया था। कौन सा, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962। सिंपल सा है ना। और रिपोर्ट कब आती है यहाँ पर, 1958 में। तो काशी प्रसाद पांडे समिति की अनुशंसा पर यह त्रिस्तरीय अधिनियम लागू किया गया था। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962 पंचायती राज से संबंधित मध्य प्रदेश का ये पहला क्या था, अधिनियम था। सिंपल सी 1956 में हम क्या होते हैं यार, आजाद नहीं होते, मतलब मध्य प्रदेश को एक राज्य का दर्जा मिल जाता है ना। तो मध्य प्रदेश में 1956 के बाद में पहला अधिनियम बनता है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। कौन सा अधिनियम बनता है, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962। सिंपल सा 1962 में मध्य प्रदेश पंचायत राज व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने की दृष्टि से यह अधिनियम क्या किया, अधिनियम लाया गया था। बट किस्मत खराब ऐसी थी कि 1962 में भारत चीन युद्ध के कारण यह अधिनियम प्रभावी नहीं हो सका। ठीक है साहब, 1962 में कौन के बीच में युद्ध हो जाता है, भारत और चीन के बीच में। और भारत के प्रधानमंत्री कौन रहते हैं, जवाहरलाल नेहरू। और उस चीन के कौन रहते हैं, चाउ एन लाई। लिख लो, कई बार बता दी मैंने, कौन रहते हैं, चाउ एन लाई। ठीक है, चाउ एन लाई कौन रहते हैं, चीन के प्रेसिडेंट रहते हैं जब भारत और चीन के बीच में युद्ध होता है ना। तो यहाँ पर ये जो अधिनियम बना था ना, अब थोड़ा सा घटना को लिंक करना। बलवंत राय समिति आई थी 57 में, काशी प्रसाद पांडे समिति आई मध्य प्रदेश में 57 में, उसने रिपोर्ट दी थी 57 नवंबर में, इसने रिपोर्ट दी थी 58 में। उसने अनुसरण किसका किया, बलवंत राय मेहता समिति, उसने त्रिस्तरीय बताई थी, इसने भी त्रिस्तरीय बताया। अब समिति बना दी, रिपोर्ट भी दे दी। इसके लिए मध्य प्रदेश में पहला जो अधिनियम आता है पंचायती राज अधिनियम 1962। फिर घटना ये होती है कि 1962 में भारत और चीन का युद्ध होता है, तो ये अधिनियम आपका लागू नहीं हो पाता, प्रासंगिक नहीं हो पाता है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब एक बार सर्च कर लेना यार, मैं देख नहीं पाया है ना, काशी प्रसाद पांडे जी के बारे में एक बार देख लेना है ना, कोई फेमस लीडर ही होंगे भाई। अब देखते हैं
तीसरे अपन पढ़ते हैं मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कौन सा आता है, 81 वाला। होता क्या है कि मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962 को निरस्त करके यह अधिनियम लागू किया गया था। और इस अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय व्यवस्था पर पहली बार क्या होता है, घटना को लिंक करो। बलवंत राय मेहता इस सिफारिश की तरह कौन सिफारिश करती है, आपकी काशी प्रसाद पांडे समिति, लेकिन सिफारिश से काम नहीं चला था। लेकिन उसके लिए मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1962 आया। 1962 इसलिए प्रासंगिक नहीं हो पाया क्योंकि भारत और चीन के बीच में क्या चल रहा था, युद्ध चल रहा था। अब उसी को रद्द करके कौन सा एक्ट लेकर आते हैं, पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम 1981। अब देखो उस समय पर तो वो क्या नहीं हो पाया था, प्रासंगिक नहीं हो पाया था। तो इस अधिनियम के तहत पहली बार मध्य प्रदेश में क्या कराए गए थे, चुनाव कराए गए थे। चुनाव तभी हो जाते अगर भारत और चीन के बीच में क्या नहीं होता, युद्ध नहीं होता है। तो थोड़ा सा घटनाक्रम समझ में आ रहा है ना, लिंक करते चलना, एक दूसरे पॉइंट से चीजें जुड़ी होती है। अब होता क्या है, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कौन सा आता है, फिर 1990 आता है। अब इसमें क्या होगा, देखो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1981 को संशोधित करके, देखो क्रम बना हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है। 1981 को संशोधित करके यह अधिनियम 1990 में ग्रामीण विकास एवं उनकी समस्याओं को समाप्त करने के लिए लाया गया था। क्या किया है, 1981 के एक्ट में ही थोड़ा बहुत संशोधन करके, थोड़ा उसको तोड़ मरोड़ के नया एक्ट पारित कर दिया 1990 में। इसी तरह अब डायरेक्ट फाइनली कहां पर आ गए हम, अब मिलेगा इसको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटमेंट। अब देखो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, अपने जो विकास पढ़ रहे हैं, ये कब की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर 1956 की बात कर रहे हैं, ठीक है। 1956 में पहली बार जो प्रयास किया जाता है, किनके द्वारा किया जाता है, कौन सी समिति आती है, काशी प्रसाद पांडे। कब आती है, 1957 में आती है। ये समिति किनका अनुसरण करती है, बलवंत राय मेहता समिति का। बलवंत राय मेहता समिति रहती है, उसका गठन जो होता है वो कब होता है आपका, जनवरी 1957 में। लेकिन वो रिपोर्ट कब देती है, वो नवंबर 1957 में रिपोर्ट देती है, ठीक है साहब। अब हम बात कर रहे हैं, वो नवंबर 1957 में रिपोर्ट दे देती है। इसका जो गठन होता है वो 1957 में होता है, और रिपोर्ट कब देती है, 1958 में देती है। कब देती है, 1958 में। तो जो बलवंत राय मेहता ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी ना, उसी का अनुसरण किसने किया था, काशी प्रसाद पांडे समिति ने किया था, ठीक है। अब इसके लिए रिपोर्ट तैयार हो गई, सब ड्राफ्ट तैयार हो गए। अब क्या बनाना है, अधिनियम। तो पहला जो अधिनियम बनता है स्वतंत्र मतलब 1956 में मध्य प्रदेश गठन होने के बाद में, वो कौन सा बनता है, पंचायती राज अधिनियम। ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ शॉर्ट में, है ना, कोई शॉर्ट वर्ड फॉर्म नहीं है। 1962 यही बना था। लेकिन हुआ क्या था, भारत और चीन के युद्ध होने के कारण ये रेलिवेंट आपका नहीं हो पाया था। फिर क्या करे, फिर दूसरा लेकर आए थे पंचायती राज अधिनियम 1981, यही लेके आए थे। लेकिन हुआ क्या था, 1981 लेके तो आ गए, लेकिन इसकी एक और विशेषता देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज से संबंधित पहली बार इलेक्शन कब होते हैं, 1981 में। अब इसमें भी कुछ खामियां थी, कमियां थी। इस कमियों को दूर करने के लिए, या फिर इसको तोड़ मड़ोड़ के एक और मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम लेके आए थे 1990, ठीक है। अब यहाँ तक हम पहुंच गए, यहाँ तक की कहानी समझ में आई सभी को। अब हम पढ़ेंगे 1993 का एक्ट, जो वेरी वेरी और सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या मिलेगा, पंचायती राज व्यवस्था को कॉन्स्टिट्यूशन दर्जा मिलेगा। होता क्या है, मध्य प्रदेश के संदर्भ में मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993, देखो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को 24 अप्रैल 1993 को संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। ये हमने देखा था। इसलिए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं अपन, 24 अप्रैल को। यहां तक समझा हमने।
और सभी राज्यों को 1 वर्ष के अंदर कानून बनाने के लिए कहा गया। मैंने जस्ट आपको बताया था, जैसे ही भारत सरकार ने ये बिल पास कर दिया, अधिनियम बना दिया, संवैधानिक दर्जा दे दिया इसको, तो उसमें ये प्रावधान कर दिया कि 1 साल में प्रत्येक राज्य को यह प्रस्ताव पास करके अपने राज्य में लागू करना होगा। अब देखो, फिर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत नवीन मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 पारित करके त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई। अब देखो, इसमें एक मजे वाली बात सुनो, यहाँ पर एक लिखा हुआ है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत नवीन मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993, यानी कि एक शब्द जुड़ गया आगे, कौन सा? इससे पहले कितने सारे अधिनियम हमने पास किए थे, लेकिन ये क्या है आपका? नवीन है। ठीक है, पारित करके त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई और इस प्रकार मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। सिंपल सा समझ में आया? अब ये कैसे प्रस्ताव पारित हुआ वो सब मैं डिटेल्स में आगे चलूंगा आपको, है ना। बस आप लोग तो आंख मीच के थोड़ा सा सोचना। 1993 में भारत सरकार ने ये प्रस्ताव पास कर दिया। 24 अप्रैल से 1993 से ये कहाँ पर लागू हो गया था? पूरे देश में लागू हो गया था। उसमें लिख दिया गया था कि प्रत्येक राज्य 1 साल के अंतर्गत इस नियम कानून को लागू करेगा और ये 24 अप्रैल 1993 जो डेट है ना, इसी को अपन किस रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन मेरा आपसे एक और क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो 24 अप्रैल को मनाते हैं ना अपन, वो कब से मनाने लगे हैं? कब से? नो। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना, 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है, लेकिन ये ना 2010 से मनाते हैं अपन। कब से मनाते हैं? ध्यान रखना, राष्ट्रीय पंचायती दिवस हम बात करते हैं तो कब से मनाते हैं हम? 2010 से, ना कि 1993 से। क्लियर हुआ? ठीक। अब मैं बात कर रहा हूं कि 25 जनवरी मध्य प्रदेश पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब देखो, 24 अप्रैल को तो इसलिए मना रहे हैं क्योंकि भारत सरकार ने ये प्रस्ताव पास करके ये 24 अप्रैल को क्या हो जाता है? लागू हो जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है आपका? 25 जनवरी। तो कहीं ना कहीं ये मध्य प्रदेश में 25 जनवरी को लागू हुआ होगा। अब कैसे लागू होता है, कब विधानसभा पास करती है, ये सारी कहानी पढ़े आगे। यहाँ तक कि अगर कहानी अगर समझ में आ गई हो और अगर यहाँ तक आप लोग मेरे साथ हो तो आगे चलें। ठीक है, चलिए। अब होता क्या है, जैसे आपका भारत सरकार ने पास किया था ना, 1 साल के अंतर्गत सभी राज्यों को अपने राज्यों में क्या करना था? ये प्रस्ताव पास करना था। तो मध्य प्रदेश को भी करना है, आपको भी पता होगा। तो विधेयक विधानसभा में सबसे पहले कहाँ आता है? विधानसभा में ये प्रस्ताव कब किया जाता? 29 दिसंबर 1993। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में भी आपकी विधान परिषद नहीं है। ठीक है, अभी विधान परिषद आपके कितने स्टेटों में? 6 स्टेटों में। ठीक है, जिसमें से मध्य प्रदेश भी आपका शामिल नहीं है। तो हमारे यहाँ पर एक ही विधायक का काम करती है, वो कौन सी है? विधानसभा। तो यहाँ पर ही सब कुछ हो जाता है, विधान परिषद में प्रस्ताव नहीं जाता है ना। तो प्रस्ताव प्रस्तुत कब किया जाता है? 29 दिसंबर 1993 को। लेकिन विधेयक जो विधानसभा में पास हो जाता है वो कब हो जाता? 30 दिसंबर 1993 को, मतलब एक दिन बाद, है ना। फिर उसके बाद में राज्यपाल की स्वीकृति कब मिल जाती है? 24 जनवरी 1994। यहाँ हम बात करें दिसंबर की, पूरा दिसंबर तो निकल ही गया, 30 दिसंबर लास्ट की बात कर रहे हैं ना। 31वां महीना होता है, मतलब दिसंबर में 31 दिन होते हैं। तो बात करें एक दिन बचा दिसंबर का, फिर क्या लग जाएगी? जनवरी। फिर 24 जनवरी को अपने महामहिम कौन पास कर देते हैं इसको? राज्यपाल। कब करते हैं? 24 जनवरी को। अब पूरे मध्य प्रदेश में लागू कब हो जाता है? 25 जनवरी 1994 को। इसलिए मध्य प्रदेश पंचायती राज दिवस हम मनाते हैं 25 जनवरी को। ठीक है साहब। और 24 अप्रैल को भारत सरकार ने प्रस्ताव पारित करके लागू हो गया था, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं 24 अप्रैल को। मध्य प्रदेश में 25 जनवरी को पास होता है, इसलिए मध्य प्रदेश में मनाते हैं 25 जनवरी को।
क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? अतः 25 जनवरी को मध्य प्रदेश पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश पंचायती राज विधेयक 1993 10वीं विधानसभा में क्या हुआ था? पारित हुआ था। ये इसका मतलब तो समझ में आ रहा है? जैसे 15वीं विधानसभा चल रही है, मतलब 15 मुख्यमंत्री है, 16 की बात की जाती है ना। अब आगे पढ़ो। नई संविधान व्यवस्था के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती व नगर प्रशासनों के चुनाव करने वाला मध्य प्रदेश कौन सा राज्य है आपका? किसमें? इलेक्शन कराने में कौन सा मतलब स्थान पर आता है मध्य प्रदेश? पहले स्थान पर आता है ना, स्पष्ट लिखा हुआ है। इस अधिनियम में कितने अध्याय हैं और धाराएं कितनी हैं? 32 धारा शामिल है। ठीक है। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 में अभी तक जो अपन संशोधन पढ़ते हैं वो कब कब हो चुके हैं? देखो, एक बार तो उन्होंने बना ही दिया, फिर इसके बाद में इसमें थोड़ी थोड़ी जो कमियां रही थी ना उसको क्या करते चले गए थे? दूर करते चले गए। क्योंकि जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ था कि सीधा महिलाओं के लिए बनवाई 3rd आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश में तो 50% है। तो अगर आपको 50% देना तो अधिनियम में क्या करना पड़ेगा? संशोधन करना पड़ेगा, सीधी सी बात है ना। तो इसी प्रकार से इसी एक्ट में पंचायत राज अधिनियम 1993 में कितनी बार संशोधन पड़ते हैं? जैसे कि प्रथम कब हुआ था? 1994 में। सेकंड कब हुआ था? 1994 में। लेकिन अंतर इतना है कि ये सितंबर में हुआ, ये दिसंबर में। तृतीय कब होता है? दिसंबर 1995 में। और चौथा कब होता है? 28 दिसंबर 1996। अब ये सारे हमको नहीं पढ़ने हैं, हमको पढ़ना है 2001 का। कौन सा पढ़ना है? पंचायती राज अधिनियम 1993 में बहुत सारे क्या होते हैं? अमेंडमेंट होते हैं, लेकिन हमें पढ़ना है कौन सा? 2001 का। आया यहाँ तक क्लियर समझ में? ठीक। तो सिंपल सा याद रखना कि 29 को कहां पर प्रस्ताव पारित होता है आपका? प्रस्तुत होता है विधानसभा में, और 30 को पास हो जाता है। 24 तारीख को हम बात करते हैं तो राज्यपाल स्वीकृति दे देते हैं, और 25 तारीख को हमारे पूरे एमपी में क्या हो जाता है? ये अधिनियम लागू हो जाता है ना। यही कहानी सेम आपकी कहां पर चलती है? भारत सरकार में चलती है। भारत सरकार में आपके 2 सदन होते हैं, कौन कौन से? एक तो लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होती है ना। अब हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश पंचायती राज संशोधन अधिनियम कौन सा? 2001 की बात कर रहे थे। ठीक है, चलो पढ़ते हैं 2001 का एक्ट। देखो, लागू, इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसे पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के नाम से 26 जनवरी 2001 को क्या किया गया था? लागू किया गया था। जो इसमें संशोधन किया गया था, है ना। अब इसमें क्या क्या संशोधन किया गया था वो थोड़ी चीज आप लोग समझते चलना। इसमें पृथक ग्राम सभा की बात की गई थी कि ग्राम पंचायत स्तर पर अलग अलग क्या होनी चाहिए? ग्राम सभा होनी चाहिए, है ना। अब इसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आएगा। 2001 का पढ़ेंगे, 2004 का पढ़ेंगे, है ना। लास्ट में आपको 2004 का याद रखना है, इसको थोड़ा समझते चलना है ना। दूसरा, बैठक की हम बात करते हैं तो ग्राम सभा की बैठक महीने में एक बार अनिवार्य कर दी गई थी। कब? 2001 में। 2001 में बोल दिया कि पंचायतों में ना ग्राम सभा की जो बैठक है हर महीने होना चाहिए। लेकिन 2004 का आप अधिनियम पढ़ोगे तो 2004 के अधिनियम में पढ़ोगे तो उसमें कहा गया है कि ग्राम सभा की बैठक 4 महीने में होना चाहिए। सिंपल सा, कितने महीने में होना चाहिए, है ना। तो वो सारी चीजें आप अगले एक्ट में पढ़ जाएंगे, है ना। ग्राम सभा की बैठक महीने में कितनी बार होनी चाहिए? एक बार। ग्राम सभा में कोरम, अब इसको समझ लो थोड़ा। कोरम, इसको हिंदी में बोलते हैं गणपूर्ति और इंग्लिश में बोलते हैं कोरम। जैसे आपने देखा होगा लोकसभा का कोरम, राज्यसभा का कोरम, विधानसभा का कोरम। जैसे लोकसभा कोरम रहता है 1/10। कितना रहता है? 1/10। इसका मतलब ये है कि लोकसभा में टोटल सीट कितनी है? 543। जो 2 एंग्लो इंडियन वाली थी ना उसको क्या कर दिया? 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2019 में, इसके तहत उनको हटा दिया गया। तो पहले 545 सांसदों का इलेक्शन हुआ करता था, अब कितने का होता है? 543 का, है ना। हालांकि 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करते थे प्रेसिडेंट। तो लेकिन मैं अब यहाँ पर ये समझा रहा हूँ कि 543 लोकसभा की सीटों पर अब इलेक्शन होता है। इसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 54.3 आएगा,
ठीक है, कितना आएगा? लेकिन एक आधा अधूरा सांसद तो होगा नहीं, है ना, कि आधा कटा फिटा होता होगा, है ना, वो तो पूरा एक आदमी होगा, तो 55 मान लेते हैं अपन। तो कितने मान लेते हैं? 55 मान लेते हैं। ठीक है साहब। अब होगा क्या कि लोकसभा की निगरानी और नियंत्रण कौन करता? लोकसभा अध्यक्ष। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान है कि जब तक गणपूर्ति ना हो लोकसभा की, तब तक कोरम पूरा ना हो, तब तक लोकसभा की कार्यवाही को शुरुआत नहीं करें। तो मतलब जब तक लोकसभा में 55 सांसद उपस्थित ना हो, तब तक ये कर्तव्य है लोकसभा स्पीकर का कि वहां की कार्यवाही को शुरुआत ना की जाए। हालांकि मैं लोकसभा स्पीकर कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नियम ये कहता है। समझ में आया? ऐसे यहाँ पर ये किसकी बात कर रहे हैं? गणपूर्ति की। तो गणपूर्ति यहाँ पर किसके बारे में बात की जाती है? पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में, कि जब जो ग्राम सभा की जब बैठक होगी ना, उसमें ना 20% गणपूर्ति होना चाहिए। बाकी जो वोटर लिस्ट में जो मेंबर रहते हैं वो सारे ग्राम सभा के सदस्य रहेंगे, तो जो पूरे जो इतने सदस्य रहते हैं ना, उनका 20% आपके उसमें उपस्थित होना चाहिए ग्राम सभा में, तब जाके कार्यवाही क्या होनी चाहिए? स्टार्ट होनी चाहिए। और उनमें भी 20% में भी कितनी महिला होनी चाहिए? आपकी 1/3, तब जाके आप ग्राम सभा की जो मीटिंग है उसको क्या करेंगे? संचालित करेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक। वैसे आप लोग सब समझदार है ना। अब इसके अलावा इन कोष के बारे में पढ़ते हैं। अन्न कोष, श्रम कोष, वस्तु कोष, नगद कोष। ये भी ग्राम पंचायत में इन कोषों की बात की गई थी किस अधिनियम में? अब ऐसे कोष तो हमने बात नहीं की थी जब हमने भारत के संदर्भ में पढ़ा था, लेकिन मध्य प्रदेश ने और ऐड कर दिया। अन्न कोष मतलब कि ग्राम पंचायत में क्या होना चाहिए? अन्न कोष होना चाहिए। अन्न कोष से मतलब किसी के यहाँ पर ज्यादा गेहूं हो जाती है तो वो गेहूं भी दे सकता है, सरसों हो जाती है सरसों दे सकता है, धान हो जाती है धान दे सकता है। तो जब अन्न कोष बन जाएगा ना, तो जब जरूरतमंद होगी या फिर किसी प्रकार से कोई विपत्ति, आपदा या फिर किसी प्रकार से कोई भी संकट आ जाएगा, तो वहां पर क्या किया जा सकता है? लोगों की मदद की जा सकती है। अब बताओ, इससे गाँव हमारा सक्षम होगा या नहीं होगा? मान के चलो गांव में बहुत सारे जमींदार लोग भी रहते हैं और बहुत सारे ऐसे परिवार भी रहते हैं उनके पास में 1 या 2 बीघा जमीन है, लेकिन किसी प्रकार से कोई ओलावृष्टि हो जाए, किसी प्रकार से और कोई घटना हो जाती है, तो वहां पर फसल नहीं हो पाती है। अगर अन्न कोष होगा तो वहां पर भूखे रहने की स्थिति नहीं बनेगी। और कहा जाता है कि श्रम कोष होना चाहिए। हमें ना ग्राम पंचायत में फ्री में भी क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे सार्वजनिक काम होते हैं, उनको हमें बिना पैसे के हमें क्या करना चाहिए? श्रम देना चाहिए। वस्तु कोष, वस्तु कोष की हम बात करते हैं। वस्तु कोष में क्या आएगा? जैसे कि बहुत सारी वस्तु दे सकते हैं आप, लकड़ी दे सकते हो, है ना, बहुत से कि यहाँ पर पशुओं के लिए चारा वगैरह होता है, इस टाइप से क्या कर सकते हो? वस्तु कोष बनाना चाहिए। और नगद कोष तो यानी कि पैसा इकट्ठा करना, सिंपल सा है ना। तो इन कोषों की भी बात की जाती है। कौन से अधिनियम में? 2001 के अधिनियम। सिंपल, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप लोग सही से उसको एक बार रीड करोगे ना। अब समझो, इनको एक बार पढ़ लेना आप लोग, है ना। ग्राम कोष, प्रत्येक ग्राम सभा में एक ग्राम कोष की व्यवस्था की गई है, जिसके निम्नलिखित क्या है? अंग है। ग्राम कोष मतलब जो अपने 4 पढ़े थे ना, उन्हीं की बात करें तो इनके निम्नलिखित ये अंग हैं आ जाते हैं उन्हीं के अंतर्गत। जैसे कि इनके अंतर्गत एक ग्राम विकास समिति होना चाहिए। ग्राम सभा की 8 स्थायी समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है। जैसे कि कौन कौन सी? ग्राम विकास समिति, ग्राम सार्वजनिक संपदा समिति, ग्राम कृषि समिति, ग्राम स्वास्थ्य समिति, ग्राम रक्षा समिति, ग्राम अधोसंरचना। अधोसंरचना का मतलब क्या है? निर्माण समिति, ग्राम शिक्षा समिति, ग्राम सामाजिक न्याय समिति। अब ये समितियां होती हैं ना, तो वो क्या करती हैं? अपने अपने क्षेत्र में काम करती रहती है। बहुत सी निर्माण से संबंधित है, बहुत सी स्वास्थ्य से, बहुत सी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, बहुत सी सार्वजनिक विकास से, है ना, एजुकेशन से, सामाजिक न्याय से। ये क्या है? आपके ग्राम कोष के अंतर्गत 8 समिति आ जाती हैं। इनकी बात कौन सा अधिनियम करता है? 2001 का अधिनियम करता है। मैंने कहा ना, नियम कानून सब बने हुए हैं, लेकिन व्यवहार में इनको नहीं उतारा जाता है। ग्राम सभा की जब बैठक होती है तो उसमें 20% कोरम पूरा नहीं किया जाता है। कौन सी चीज रहती है कि ग्राम सभा की मीटिंगें बहुत कम होती है ना। तो ये आप लोगों ने देखा होगा। इसके अलावा अब अपन एक और अधिनियम पढ़ेंगे, जो इसमें क्या किया गया था? संशोधन किया गया था। अभी तक हमने कौन सा देखा? 2001 का। अब हम किसका देखेंगे? 2004 का देखेंगे।
तो दिसंबर 2004 को मध्य प्रदेश शासन के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और अधिनियम में प्रमुख क्या किए गए थे परिवर्तन, क्या किए गए थे कि ग्राम सभा की 2 स्थायी समितियां होंगी। कितनी समितियां होंगी? अब जो अपन 8 समितियां पढ़ रहे थे ना, अब कितनी समितियां होंगी? कहा ना मैंने आपको 2001 के अधिनियम में 2004 में क्या कर दिया, संशोधन कर दिया। 8 समिति की जगह कितनी समिति लेके आ गए? 2। और जो 2 समितियां होंगी वो कैसी होंगी? आपकी टेम्परेरी नहीं होंगी, ये कैसी रहेंगी? परमानेंट। कौन कौन सी रहेंगी? एक तो ग्राम निर्माण समिति और ग्राम विकास समिति। 1 वर्ष में ग्राम सभा की कितनी बैठक होंगी? 4। अभी तक हम कितने पढ़ रहे थे? 12। कितनी पढ़ रहे थे? 12। 1 महीने में 1 बैठक ग्राम सभा की होना अनिवार्य है। कौन सा अधिनियम कहता है? 2001 का अधिनियम। इसी अधिनियम में परिवर्तन कर दिया गया है। अब ये बोल रहे हैं ऐसा नहीं। कितने महीने की बात कर रहे हैं यहाँ पर? नहीं, 1 साल में 4 होंगी तो कितने महीने में रहेंगे? 3 में। 3 को 12, 3 महीने में रहेगी एक मीटिंग, है ना? सॉरी, मैं माफी चाहूंगा भैया ना। 4 बैठक रहेंगी, महीना 3 रहेगा। समझ रहे हैं ना? बैठकें कितनी रहेंगी? 4, लेकिन महीने कितने रहेंगे इसमें? 3 महीने के अंतराल में, है ना? तो ये बोल रहे हैं कि इससे पहले जो 2001 का अधिनियम है वो कितने बैठकों की बात कर रहा था? 1 साल में 12, यानी कि 1 महीने में 1। जबकि ये 2004 का अधिनियम क्या बोल रहा है कि आपके 1 साल में कितनी बैठक होनी चाहिए? 4 बैठक, जो कितने महीने के अंतराल में होंगी? 3 महीने के अंतराल में। और वो कब कब होंगी? जनवरी में, फरवरी मार्च को छोड़कर अप्रैल में, जुलाई में और अक्टूबर में। ग्राम सभा में कोरम 10% या 500 जो भी कम हो। उसमें कितना पढ़ रहे थे अपन? 20% पढ़ रहे। थोड़ा सा अंतर समझ में आया आप लोगों को? तो 2004 का अधिनियम आपको याद रखना, जो वर्तमान में अब काम कर रहा है। 2001 से आपको सीखना है कि उसमें क्या क्या परिवर्तन किया गया। अगर हम 2004 का डायरेक्ट पढ़ते तो आप इनको समझ में ही नहीं आता, लेकिन जब हमने 2001 का पढ़ लिया, फिर उसके बाद में कौन सा देख रहे हैं हम? 2004 का। तो हम अंतर कर पा रहे हैं। क्या अंतर कर पा रहे हैं? कि वो वहां पर 8 समितियों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कितनी समिति कर दी है? वहां पर कितने कोरम की बात कर रहे हैं? 20%, 500 से कम। यहाँ पर कितने कोरम की बात कर रहे हैं? 10%। वहां पर एक महीने में 1 ग्राम सभा की बैठक की बात की जा रही है। यहाँ पर 1 महीने में, सॉरी, 1 साल में 4 बैठकों की बात की जा रही है। ठीक है? हाँ फिर देखो होता क्या है, इसका मैं आपको बता दूं। जैसे कि किसी ग्राम पंचायत में 2000 क्या है, मान के चलो आप लोग, तो 5000 क्या है जनसंख्या है। ठीक है? 5000 का आप कितना निकालेंगे? 10% निकालो, कितना निकल के आएगा? 500 आएगा। ठीक है? तो इसका मतलब है कि ग्राम सभा में कोरम 10% या 500 से जो भी कम हो। अब यहां पर देख रहे हैं कि जो आपका जो परसेंटेज निकल के आ रहा है ना, वो कितना है? 500 है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसी जनसंख्या कितनी है? 10,000 है। कितनी है? मानते हैं अपन थोड़ी देर के लिए। इसका अगर अपन 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 1000 आएगा। कितना आएगा? 1000। अब कोरम कितना चाहिए उस ग्राम सभा की बैठक के लिए? 1000 चाहिए। लेकिन ये कह रहा है या तो 10% हो या फिर 500 से कम होना चाहिए। 500 से कम भी रहेंगे तब भी ग्राम सभा की बैठक क्या हो जाएगी? आपकी संचालित हो जाएगी। इसका मतलब ये है। ठीक है? एक तो यानी कि आपने जैसे कि किसी गांव की 3000 है तो उसकी तो सिंपल सा, उससे 500 से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन किसी गांव की जनसंख्या ज्यादा है तो उसका 500 से कम होगा तब भी क्या हो जाएगा? काम चल जाएगा। क्लियर हुआ क्या प्रवीण? ठीक। अब आपके 2 स्लाइड और बचे, उसके बाद में क्लास एंड करेंगे अपन, है ना? आप लोग भी पानी पी लो, गर्मी का टाइम है।
पीछे लास्ट में दिखाई तो दे रहा आप लोगों को आंचल, ठीक। तो हम यहाँ पर अब देख रहे हैं स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता। क्या आवश्यकता है, क्यों आवश्यक है? बढ़िया अच्छे खासे केंद्र स्तर पर राज्य स्तर पर शासन व्यवस्था चल रही थी, फिर इतने पैसे इन्वेस्ट, इतने कर्मचारी अधिकारी और इतने सारे इलेक्शन में पैसा खर्च करने की क्या जरूरत पड़ गई, है ना? अच्छे से चल रहा था पहले 1993 से लेकर पहले जो भी चला रहे थे, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़े? तो इसमें आप क्या लिखोगे? तो इस प्रकार से अपन इसको समझेंगे। लोकतंत्र की सफलता हेतु आप देखेंगे, लोकतंत्र की सिंपल सी डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी। लोकतंत्र कब सफल होता है? जब अंतिम शक्ति जनता के पास में होती है। समझ में आ रहा है? लोकतंत्र, सच्चा लोकतंत्र वह होता है जहां पर शक्ति किसके हाथ में होती है? जनता के हाथ में होती है। अब समझते हैं अपन, तो जनता के हाथ में कब रहेंगी? उनके पास में जब किसी प्रकार से कोई सत्ता होगी तभी तो रहेगी ना। तो अब देखते हैं कि लोकतंत्र की सफलता हेतु समझो, राजनीतिक चेतना के विकास के माध्यम से। अब इसमें एक एक पॉइंट समझते चलेंगे अपन कि सत्ता के विकेंद्रीकरण हेतु जमीनी स्तर पर कैसे, कि जब अगर आप लोग स्थानीय स्वशासन अगर गठन हो जाता है तो जमीनी स्तर मतलब जो लोग गांव में रह रहे हैं वो भी किस में पार्टिसिपेट करने लगते हैं? फिर शासन व्यवस्था में पार्टिसिपेट करने लगते हैं। करते हैं या नहीं करते हैं? वो भी चुनाव लड़ते हैं, वो भी अपनी बात शासन तक पहुंचाते हैं। अगर मान के चलो सिर्फ पंचायती राज व्यवस्था ना हो, सिर्फ आपके राज्य स्तर से शासन चल रहा हो, तो उन लोगों की कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था को भी अधिनियम या कानून बनाने के लिए प्रावधान किया हुआ है। उनके लिए 29 विषय दिए हुए हैं कि भाई साहब आप इन विषयों पर क्या बना सकते हो? स्वयं कानून बना सकते हो। लोकतंत्र की स्थापना करना, लोकतंत्र सच्चा कब स्थापित होगा? जब जनता के हाथ में क्या रहेगी? शक्ति रहेगी, ठीक है। नागरिकों को राजनीतिक अधिकारों के प्रयोग की शिक्षा देने हेतु, जैसे कि नागरिकों के अधिकारों के प्रयोग में शिक्षा देने हेतु, सभी वर्गों के निर्णय में भागीदारी बढ़ाने हेतु। जैसे आपने देखा होगा जब ग्राम पंचायतों की हम बात करते हैं तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि एक ही वर्ग आता हो, इसमें सभी प्रकार के क्या आते हैं? आपके वर्ग आता है। पंचायती राज व्यवस्था में तो आपने देखा होगा कि जब भी इलेक्शन होते हैं ना तो उनकी जो सीटें आती हैं ना वो परिवर्तन होते हुए आती हैं। जैसे आपने देखा हो कई बार जनरल वाली सीटें आती हैं, कई बार एससी की सीट आती है, कई बार ओबीसी की सीट आती है, कई बार एसटी की आती है, उसमें भी एसटी महिला की आती है, एससी महिला की आती है ना, ओबीसी महिला की आती है। तो ये इसमें क्या होते हैं? परिवर्तन होते रहते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है कि निर्णय में भागीदारी और बढ़ती है। ये ग्रामीणों की समस्याओं को क्या करते हैं? बेहतर तरीके से समझते। एक मुख्यमंत्री आपके गांव की समस्या इतने तरीके से बेहतर तरीके से नहीं समझ सकता जितना कि आपके गांव का सरपंच समझ सकता है। सच है या झूठ है ना? गांव का सरपंच कौन होता है? गांव का ही आदमी होता है, कोई बाहर का तो रहता नहीं है। इसलिए बोल रहे कि गांव का जो सरपंच रहता है तो गांव की समस्या बहुत बेहतर तरीके से समझ सकता है और उस आवाज को फिर कहां तक उठा सकता है? राज्य से लेकर केंद्र तक उठा सकता है, ठीक है। किसी गांव में सड़क नहीं है तो ये खूब अच्छे तरीके से जानता है कौन? सरपंच, कि भाई साहब यहाँ पर किसकी जरूरत है? सड़क की। बिजली नहीं है तो किसकी जरूरत की डिमांड करेंगे लोग बाग? तो यहाँ पर बेहतर तरीके से कौन समझ पाते हैं? स्थानीय लोग। इसलिए बेहतर निवारण प्रस्तुत कर सकते हैं इसका। राजनीति का प्रथम अनुभव तथा प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु ये अच्छा है। आपने देखा हो बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर रहते हैं ना, स्थानीय स्तर से क्या करते हैं? वो शुरुआत करते हैं। बहुत से आपने देखे होंगे कि हम तो गांव से बिलोंग करते हैं, है ना। जो आज राष्ट्रपति जी बैठी हुई हैं वो भी एक गांव से हैं, छोटे से गांव से, और आज कहाँ तक पहुंच गई हैं? अब इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट उठाकर उनको राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वहां पर खड़ा कर दिया और वो जीत गई हैं। अगर उनके संघर्ष की कहानी पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि वास्तव में कि व्यक्ति को एक उच्च पद तक पहुंचने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि राजनीति में अगर किसी को जाना है तो शुरुआत कहाँ से होती है? स्थानीय स्तर से होते हैं। कई सारे सरपंच ऐसे होते हैं वो बाद में विधायक भी बन जाते हैं और कैबिनेट मंत्री तक भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्होंने राजनीति की शुरुआत कहाँ से कर दी है? स्थानीय स्तर से, है ना। जनता में राजनीतिक तथा प्रशासनिक मामलों की समझ पैदा करना, यहाँ से समझ में आ जाता सारी चीजें, है ना,
क्या प्रशासन होता है, क्या राजनीति होती है। जनता तथा शासन के मध्य ये क्या करते हैं, सहयोग को बढ़ाने का काम करती है पंचायती राज व्यवस्था। प्रजातंत्र की नींव को मजबूत करने के लिए उच्च संस्थाओं को कार्यभार कम करना। जैसे उस संस्था की बात करते हैं, आपने देखा हो बहुत सारी जो जैसे शिक्षा से संबंधित हो, एनवायरनमेंट से संबंधित हो, या फिर स्वास्थ्य से संबंधित हो, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं बनी होती हैं, उनकी मदद करने के लिए ये क्या करती हैं, काम करती हैं। जैसे आपने देखा हो कि बच्चों के लिए बहुत सारी क्या बनाई जाती हैं, नीतियां बनाई जाती हैं, नियम कानून बनाए जाते हैं, तो उनकी मदद कौन करते हैं, आपके स्थानीय स्तर पर करते हैं या नहीं करते। जैसे आंगनबाड़ी वगैरह देखा होगा आप लोगों ने, आंगनबाड़ियों का तो नाम सुना होगा ना, है ना। उसमें जो पोलियो वगैरह की दवाई पिलाने कौन जाता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, है ना। तो ये क्या करते हैं, प्रजातंत्र की नींव को तो मजबूत करेंगे, इसके साथ साथ ये कई सारी संस्थाओं के भार को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। निर्णय में त्वरितता लाना, जैसे कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं ये खुद क्या कर लेते हैं, निर्णय ले लेते हैं, किसी बड़े ऑफिसर का इंतजार इनको नहीं करना पड़ता है। सामाजिक न्याय की स्थापना में सुलभ और शासन तथा प्रशासन की दूरी को कम करना, क्योंकि बहुत सारे काम ये क्या कर लेते हैं, स्थानीय स्तर पर कर लेते हैं। लेकिन होता क्या, वास्तविकता में आप लोगों को पता हो ये सारी चीजें क्या है, एक सैद्धांतिक है। व्यवहार में क्या होता है कि जो बन जाता है एक बार, चाहे तो सरपंच हो चाहे कोई भी हो, लेकिन आम लोगों की बात इतने आसानी से नहीं सुनते हैं। आप लोगों ने देखा हो धरातल पर क्या स्थिति होती है, अच्छे से समय पर ग्राम सभा की भी क्या नहीं होती है, बैठकें नहीं होती हैं, देखा होगा आप लोगों ने, है ना। तो लेकिन ये आपको क्या करना होगा, लिखना तो होगा। एक और जो लास्ट पॉइंट बचा हुआ हमारा, स्थानीय स्वशासन का महत्व, कि स्थानीय स्वशासन जब हमने गठन तो कर दिया, लेकिन इसका क्या इंपोर्टेंस है, क्या महत्व है। तो इनके आप लोग बुलेट पॉइंट में लिखेंगे कैसे, कि पहला तो आप किस में बताओगे, राजनीतिक महत्व में। कैसे कि अगर स्थानीय स्वशासन को जब लागू किया जा रहा है ना, तो इससे क्या हो रहा है, विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। किसका बढ़ावा मिल रहा है यहाँ पर, डिसेंट्रलाइजेशन का। जैसे कि शासन आपका केंद्र से भी चलता है, राज्य से भी चलता है और स्थानीय स्तर पर भी चलता है। तो इससे क्या किया गया है, विकेंद्रीकृत मिला है ना। इससे क्या हुआ है, लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना हुई है। लोकतांत्रिक जीवित तब रहेगा जब वहां पर सभी लोगों की पहुंच होगी, ठीक है। इससे क्या हुआ, राजनीतिक चेतना का विकास हुआ है। राजनीतिक चेतना का मतलब प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हम भी पॉलिटी में जाए, प्रत्येक व्यक्ति चाहते हैं कि हम भी इलेक्शन लड़े, लेकिन हर किसी व्यक्ति की हिम्मत है कि वो डायरेक्ट विधायक का इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन गांव स्तर पर तो लड़ सकता है ना। तो उनके अंदर एक राजनीति की चेतना जाग जाती है। आपने देखोगे गांव में बहुत सारे लोग नेता लोग होते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, पद उनके पास कुछ भी नहीं होता है, लेकिन थोड़ी बहुत एक्टिविटी करते रहते हैं, वो इधर उधर शिकायत वगैरह करते रहते हैं। सीएम हेल्पलाइन कर ली, 181 लगा दिया, कोई अधिकारी आ गया तो उससे बात कर ली, है ना। देखा होगा एक्चुअली में अधिकतर गांव में इन सारी चीज़ों में सभी लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जो थोड़ा बहुत एक्टिव रहता है, जैसे कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, नौकरी नहीं लगी है, हल चलता नहीं है, अब करे क्या, गांव में नेतागिरी, अंधों में काना राजा बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, हाँ। जैसे गांव में ज़्यादा पढ़े लिखे कोई व्यक्ति रहता नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ लिखे, ज़्यादा पढ़ता नहीं और कम भी नहीं पढ़ता, बीच का रहता है, पर वो गांव में क्या करता है, नेतागिरी करता है ना। तो बोलते हैं ना, ऐसे कहावत कहा जाता है कि ज़्यादा पढ़े गए घर से और कम पढ़े गए हर से। हल का मतलब समझते हैं, अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा पढ़ लेता है तो उसकी जॉब लग जाएगी, तो वो कहाँ से चला जाएगा, घर से चला जाएगा। लेकिन कम पढ़ा तो वो किससे चला जाएगा, हल से भी चला जाएगा, क्योंकि वो हल जोतने वाला नहीं है। अब गांव में क्या करेगा, वो नेतागिरी करेगा, ठीक है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, गांव में राजनीति करते रहते हैं, और राजनीति चेतना का ऐसे क्या हुआ है, विकास हुआ। प्रत्येक घर में आपको एक क्या मिल जाएगा, नेता मिल जाएगा गांव में। स्थानीय स्वायत्त शासन की क्या होती है, इससे स्थापना होती है। ग्राम स्तर पर प्रजातंत्र की ये क्या है, प्रथम प्रयोगशाला है। अगर हम बात करते हैं कहाँ की, ग्राम स्तर पर किसकी, प्रजातंत्र। और प्रजातंत्र का मतलब क्या होता है, जनता का शासन ही होता है, ध्यान रखना है ना। गुड गवर्नेंस की अवधारणा पर यह क्या देता है, बल देता है। गुड गवर्नेंस मतलब अच्छा शासन, सुशासन,
ठीक है। और अच्छा शासन कब हो पाएगा? जब उसमें सभी का पार्टिसिपेट होगा, ठीक है। उन लोगों पर जबरदस्त नीतियों को, पॉलिसियों को थोपा नहीं जाएगा, उनकी भी पार्टिसिपेट होना चाहिए, उनकी भी भूमिका होनी चाहिए। अब हमने पहला देखा, दूसरा हम देखेंगे सामाजिक महत्व। अलगाववाद में कमी व रूढ़ियों में कमी। अलगाववाद में कमी और रूढ़ियों में कमी, इसका मतलब कैसे समझेंगे आप लोग? अलगाववाद का मतलब होता है कि जैसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, वो क्या करते हैं, अलग मतलब अलग से क्षेत्र बनाने की या फिर अलग होने की क्या करते रहते हैं, बात करते रहते हैं। और अलग होने की बात क्यों करते हैं? अलग होने की बात जब करते हैं जब उनके लोग सुनते नहीं हैं। समझ में आ रहा है? जब उनकी नहीं सुनता कोई तो क्या बोलते हैं, हम तो अलग होंगे साहब। जैसे ये आप लोगों ने फैमिली में भी देखा होगा, जब लोगों की नहीं सुनी जाती है तो वो किसकी बात करते हैं, आप तो हमें अलग कर दो साहब, यही बोलते हैं ना। फैमिली में जब उनकी बात नहीं सुनी जाती तो बोलते हैं आप लोग हमें तो क्या कर दीजिएगा, अलग कर दीजिएगा। तो सेम यही है कि अलगाववाद, कमी व रूढ़ियों में कमी। रूढ़ियां तो सभी जानते होंगे, कुप्रथाएं, है ना। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि पीपल के वृक्ष के नीचे आपका भूत रहता है ना। ये रूढ़ियां सुनी होंगी आप लोगों ने। हाँ, सही बात है। पलायन में क्या होगी, कमी होगी। पलायन का मतलब समझते हैं, आजकल जो आप लोग गांवों से कहां पर पढ़ रहे हैं, शहर में पढ़ रहे हैं। पलायन किया कहां से, क्यों? वाई, पढ़ाई करने के लिए। अगर आपकी यही कोचिंग, यही इंफ्रास्ट्रक्चर, यही कॉलेज, यही सड़क, यही बिजली, यही पानी व्यवस्था गांव में उपलब्ध करा दी जाए, गांव में रोजगार मिल जाए, कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। अच्छा एजुकेशन, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी सड़क, अच्छी बिजली, अच्छी एजुकेशन, इसी के लिए तो हम शहरों में जाते हैं। रोजगार के लिए हम शहरों में क्यों जाते हैं? इसीलिए जाते हैं क्योंकि गांव में रोजगार नहीं मिलता है, ठीक है। शिक्षा में क्या होगा, इससे सुधार होगा, क्योंकि धरातल पर नीतियों को क्या किया जा सकता है, अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। महिला, दिव्यांग, SC ST वर्ग का क्या होगा, इससे और उत्थान होगा। क्यों उत्थान होगा? क्योंकि वो भी राजनीति में क्या करने लगेंगे, पार्टिसिपेट करने लगेंगे। नहीं तो इन लोगों को कौन राजनीति में भाग देने देगा? कोई लेने देगा? नहीं लेने देगा। आपने देखा होगा बहुत सारे दबंग लोग, पैसे वाले रहते तो इन लोगों की तो ज्यादा वैल्यू करते ही नहीं है। बोलते महिला चुनाव लड़ेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता है। महिलाओं को तो मानती ही नहीं थे, संविधान लागू होने से पहले महिलाओं की तो कोई ज्यादा इज्जत ही नहीं थी। पूरी दुनिया में वोट देने का तक का अधिकार नहीं था महिलाओं को। सोचो 1920 में ब्रिटेन वोट देने का अधिकार दे रहा है महिलाओं को, 1920 में। 1928 में अमेरिका दे रहा है। सोचो ब्रिटेन कब आजाद, मतलब ब्रिटेन तो कब से दुनिया पर राज कर रहा है, लेकिन महिलाओं को इतना क्या नहीं दे रहा, अधिकार नहीं दे रहा। 1776 में आपका अमेरिका आजाद हो जाता है, लेकिन 28 में क्या दे रहा है, महिला को वोट देना। सोचो, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि महिलाओं और SC ST दिव्यांग और इनकी उत्थान होता है इससे, है ना। आर्थिक महत्व में देखो, गरीबी तथा बेरोजगारी निवारण होगा इससे। जैसे आपने देखा बहुत सारी ऐसे प्लानिंग योजनाएं चल रही है, जैसे मनरेगा जैसी योजना सुनी होगी आप लोगों ने, है ना। ऐसी कई सारी योजना है जिससे क्या मिलता है, लोगों को रोजगार मिल रहा है ना। आय में क्या होती है, वृद्धि होती है। अधोसंरचना यानी कि जो निर्माण होते हैं, इसमें भी क्या होते लगते हैं, विकास। भूमि अधिकारों की प्राप्ति। अन्य में देख लेते हैं, इससे क्या होता है, संस्कृति का संरक्षण बढ़ता है। पंचायती राज व्यवस्था से क्या होता है, संस्कृति। संस्कृति का मतलब समझते होंगे सभी, क्या होती है? हाँ, रहन सहन, खान पीन, है ना। आपकी एक प्रकार से मन की स्थिति होती है। संस्कृति क्या है, मन की स्थिति, मन की उपज होती है, ठीक है। नेतृत्व का विकास बढ़ता है। आपदा नियंत्रण में सबसे ज्यादा जो भूमिका निभाते हैं स्थानीय लोग निभाते हैं। जैसे मान के चलो किसी भी क्षेत्र में आग लग जाती है, ठीक है, तो सबसे पहले बुझाने के लिए कौन दौड़ के जाएंगे, स्थानीय लोग, या फिर फायर ब्रिगेड जाएगी। ये फायर ब्रिगेड जाएगी तब तक तो पूरे गांव जल गया होगा, है ना। इसलिए हम बात कर रहे हैं कि आपदा, जब कोई भी आपदा होती है तो सबसे पहले कौन जाते हैं, वहां के स्थानीय लोग ही जाते हैं। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति, जैसे कि हम बात करते हैं सतत विकास लक्ष्य, जैसे SDG बोलते हैं अपन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसे अपन को कब तक प्राप्त करना,
2030 तक प्राप्त करना। कब तक प्राप्त करना हमें? 2030 तक, है ना। और 2025 तो आ गया है ना, 5 साल और बचे हुए। तो जैसे 2025 तक अपन को कौन कौन से लक्ष्य प्राप्त करने हैं? पहला लक्ष्य लिखा हुआ नो पॉवर्टी, दूसरा लिखा हुआ है जीरो हंगर। तो नो पॉवर्टी मतलब हमें गरीबी का अंत करना है। गरीबी का अंत कब होगा? गरीबी का दुष्चक्र पढ़ रहे हैं आप 3 दिन से इकोनॉमिक्स में, तो कैसे होगा बताओ? रोजगार मिलेगा तब। अच्छा, जब कोई बेरोजगार नहीं रहेगा तब गरीबी का अंत होगा, है ना। और बेरोजगार कौन? जिसके पास टैलेंट की कमी है, समझ रहे हैं ना। जिसके पास टैलेंट की कमी है वही क्या है? बेरोजगार है। ठीक है। आज का ट्रेंड बहुत खतरनाक चल गया है। मेरा बेटा एमए कर रहा है, एमएससी कर रहा है, बीए कर रहा है, ये एजुकेशन है उसके पास में, लेकिन उसके पास में अदर फील्ड यानी कि स्किल्ड नहीं है। अब बताओ, बीए एमए वाले को ना तो वेल्डिंग करना आता है, ना अच्छे से तारों का कनेक्शन करना आता है, और कहीं भेज दे तो एक बीए वाले से बोल दे तारों का कनेक्शन कर दो साहब, पूरे लाइन को और फोल्ड कर देगा, है ना। सच बात है। अगर स्किल्ड होगी तो वो बेरोजगार नहीं होगा। व्यक्ति के अंदर, मैं कह रहा हूँ आप लोग पढ़ने में अच्छे हो, पढ़ने में अच्छे हो तो पढ़ाने में भी क्या हो सकते हो? अच्छे हो सकते हो। और इसकी दम पर आप क्या हो? रोजगार मिल सकता है। मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जाके क्या कर सकते हो? पढ़ा सकते हो। तो व्यक्ति को अंदर क्या होनी चाहिए? स्किल्ड होनी चाहिए, है ना। उससे बेरोजगारी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो यहाँ तक हमने देख लिया है मध्य प्रदेश के संदर्भ में कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का विकास कैसे हुआ था। ठीक है। और इसके बाद में 2 पॉइंट और एक्स्ट्रा देखे हमने कि पंचायती राज व्यवस्था की आवश्यकता, और दूसरा हमने देखा था पंचायती राज व्यवस्था का महत्व। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को, है ना। तो पंचायती राज व्यवस्था का जो विकास हमने पढ़ा था, 1 मिनट में मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ, है ना। तो सबसे पहले अपने कौन से देखा था? यानी कि ब्रिटिश काल में देखा था। ठीक है। फिर हमने स्वतंत्रता से 1956 तक देखा था। ठीक है, जिसमें अपने 4 प्रेसिडेंसियां पढ़ी थी, मध्य प्रांत, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल। फिर हमने 1956 से लेकर 1993 तक देखा था। 1956 में जो पहली समिति आती है, कौन सी आती? काशी प्रसाद पांडे समिति 1957। इसके बाद में इसके लिए अधिनियम बनाया जाता है 1962 में, लेकिन भारत और चीन युद्ध होने के कारण से ये प्रासंगिक नहीं हो पाया। 1981 में इसके लिए एक्ट आता है। तो मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित पहला इलेक्शन कब करवाया था? 1981 में। 1981 के बाद में फिर इसमें और तोड़ मरोड़ के एक और एक्ट लेके आते हैं 1990 में। फिर हम फाइनली जाके देखते हैं कि 1993 में, मतलब कि लास्ट में जाके देखेंगे कि 25 जनवरी को हमारे मध्य प्रदेश में भी क्या कर देते हैं? एक एक्ट बना दिया जाता है, और इस दिन से ही हमारे मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था क्या हो जाता है? लागू हो जाता है। ठीक है। अब इसके बाद में पंचायती राज व्यवस्था क्यों आवश्यक है, इसके महत्व है, ये आप लोग एक बार घर पर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए थैंक यू भाई।